तो गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग लेके आ गए हैं आज साइंस के मोस्ट VVI क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला सवाल है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के औषधीय महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के औषधीय महत्व है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिला चलेगा। पहला आपका ऑप्शन है व्हाइट रस्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक स्टीम, तीसरा ऑप्शन है एरसोट डिजीज़ और चौथा ऑप्शन है आपका कवर रस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरसोट डिजीज़। एरसोट डिजीज़, इसको आप लोग अपने नोट कॉपी पे लेकर के बैठिएगा और इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या गाइस, एरसोट डिजीज़। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद रहता है। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद रहता है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिलकर के जो एक कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड जो होता है, यौगिक जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो चलिए उसके बाद ऑप्शन क्या होगा कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है आपका एनब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है आपका आइसोब्यूटेन और चौथा ऑप्शन इसमें से ये सभी। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब डी यानी सभी हो जाएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोपेन, एनब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखिएगा प्रोपेन का, तो प्रोपेन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है। ये प्रोपेन जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो मीथ प्रोपेन 3 कार्बन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बनाइएगा सी और सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें आप हाइड्रोजन अपने से लगा दीजिए। उसके बाद एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो ये आपका ब्यूटेन जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन को ही जो आपका ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन, इसका आप अगर स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और आप हर जगह में हाइड्रोजन अपने से लगा दीजिए, C4H10 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, यही आपका एन ब्यूटेन और आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला यही होता है स्ट्रक्चर। और जो आपका आइसोब्यूटेन है दोस्तों, आइसोब्यूटेन ये इसका भी नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इस तरह से कार्बन 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 और एक कार्बन आप यहाँ पे लगा दीजिए, या तो नीचे या तो फिर ऊपर लगा दीजिए। इस तरह का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटेन का। तो ये जो आपका आइसोब्यूटेन है ये आपका आइसोमर्स है, ब्यूटेन का ये आपका आइसोमर्स है। लेकिन आपका जो प्रोपेन है, प्रोपेन इसका कोई भी आइसोमर नहीं होता। आइसोमर मतलब समावता, इसका कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एलपीजी में यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग साथ में पिक्चर भी लेके आए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा आप कि द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। आपका लिक्विड है, लिक्विड यानी पदार्थ, आप जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। एक आपका पाया जाता है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड और एक आपका होता है गैस। 3 स्टेट में पाया जाता है। तो आपका द्रव का किसमें, द्रव का गैस में बदलना यानी लिक्विड से गैस में बदलेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वाष्पीकरण, मतलब वाष्प बनता है तो ये आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग और जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी आपका यहाँ पे है, ये जो आपका बी है उद्रोपादन, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, उद्रोपादन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि उद्रोपादन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है कि जब आपका सॉलिड जो है, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड में नहीं बदल के सीधे गैस में बदल जाता है। सॉलिड आपका सीधे किस में बदल जाता है, गैस में, और आपका गैस जो है वो सीधे आपका लिक्विड में नहीं बदल करके सीधे सॉलिड में बदल जाता है। यानी ठोस को अगर आप गर्म कीजिएगा तो ठोस को अगर आप गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा तो वो सीधे गैस में बदल जाएगा, और गैस को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो सीधे आपका किसमें, सॉलिड यानी ठोस में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस इसको बोला जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस, उद्रोपातन। यहाँ पे देखिए आप पिक्चर को भी देखिएगा, ये देखिए आपका गैस है, ये गैस है, ये आपका सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है। देखिए सॉलिड से अगर आप इसको लिक्विड में बदल रहे हैं, सॉलिड से इसको हम लोग अगर लिक्विड में बदल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, मतलब यानी पिघल रहा है, वो मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपका लिक्विड से आपका गैस में बदल रहा है, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और फिर आपका जो गैस है, इस गैस से फिर आपका ये सॉलिड में बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिपोजिशन बोला जाता है, डिपोजिशन। फिर इसका जस्ट अपोजिट कि सॉलिड आपका गैस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन, और उसका फिर क्या है कि आपका लिक्विड आपका फिर गैस आपका फिर लिक्विड में बदल रहा है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर आपका पानी जिसको आप फ्रीज में रख करके उसको बर्फ बना देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग कहा जाता है। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन
कवक के उदाहरण है। कौन कवक के उदाहरण है? तो पहले हम लोग जानते हैं ना कि कवक के बारे में कि कवक होता क्या है। तो ये कवक क्या होता है आपका, यानी कवक उसको बोलेंगे कि जो अपना भोजन ना सड़े गले मृत कार्बनिक से प्राप्त करता है। कवक जो है ये अपना जो भोजन है, ये अपना भोजन जो खाता पीता है, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? सड़े गले यानी मृत जीवों से। और आप जानते हैं कि जो जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करता है उसको क्या ऐसा बोलते हैं? मृत जीवी पोषण बोला जाता है। जो अपना सड़े गले चीज़ों से अपना अगर भोजन प्राप्त करता है तो उसको उसके पोषण को कैसा पोषण बोलते हैं? मृत जीवी पोषण उसको कहा जाता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, मृत जीवी उसको पोषण कहते हैं। उसके बाद देखिए कवक को एक और चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कवक को इसको पर्यावरण में इसको डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। इसको पर्यावरण में डिकम्पोजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सड़े गले चीज़ों को ना ये बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ करके उसको खत्म कर देता है, मतलब साफ करने का काम करता है, पर्यावरण को साफ करने का काम करता है, इसलिए इसको अपघटक या फिर डिकम्पोजर कहा जाता है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा कि कवक के उदाहरण है, तो कवक का उदाहरण आपका टोडस्टूल भी हो जाएगा, या आपका पुकीनिया भी हो जाएगा, ईस्ट भी हो जाएगा गाइज, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर ये आपका पुकीनिया का, इस तरह का आप भी देखे होंगे जो अपने खेतों में जाकर के पत्तियों में जो छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है उसी को, वो गाइज। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। ये आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन आपका पहला क्या है? पहला ऑप्शन आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस पहला ऑप्शन आपका है ईसोफेगस, दूसरा ऑप्शन है मूत्रपथ में, तीसरा ऑप्शन आपका श्वास नली और ब्रोंकी में, और चौथा ऑप्शन आपका किडनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा श्वास नली और ब्रोंकाई में, श्वास नली और ब्रोंकाई में। इसका जो है ना ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये अपर और ये जो आपका यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है श्वास नली, इसका इस नली का अपर और लोअर पार्ट में आप ये जो गोल होकर के जो नली होता है, इस तरह से गोल होकर के ये नली होता है, इसका अपर और लोअर पार्ट में आपका ये एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा एपिथेलियम? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका श्वास नली हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्वास नली। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है। कि आपको पता चल जाएगा कि जल आपका प्रदूषित है यानी जल गंदा हो चुका है, तो उसको किसके संकेत से पता चलता है? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ है आपका? एसोरिकिया कोलाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं, ई कोलाई भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। चलिए क्वेश्चन अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग भी फटाफट जो आप लोगों से नहीं बनता उसको स्क्रीनशॉट करते हुए चलिएगा और आप लोग उसको पेन कॉपी से नोट भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि आंसर तो इसका पीनियल ग्रंथि हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं। देखिए पीनियल ग्रंथि आपका कहाँ पे आता है? पीनियल ग्लैंड आपका यहाँ पे देखिएगा, आप इमेज के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीनियल ग्लैंड आपका यहाँ पे मौजूद होता है गाइस। तो चलिए सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि हो गया। लेकिन और भी चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो आपका थायराइड है, ये जो थायराइड है, ये थायराइड का क्या काम है? तो ये थायराइड जो है आपका ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन, ये आपका कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। और जो आपका यहाँ पे एड्रिनल है, ये एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड आपका कौन सा हार्मोन? एड्रीनिलिन हार्मोन को ये स्रावित करता है। और आप जानते हैं कि एड्रीनिलिन हार्मोन को ही लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लरो या उरो हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, एड्रीनिलिन हार्मोन को, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सब सवाल। उसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्लैंड आप सबको पता है कि ये मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड एमजी, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और एक बात और भी आप लोग जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इससे आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका स्रावित भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हो जाता है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा आपका एडीएच हो जाएगा, आपका अगला कौन सा हो जाएगा? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर और हार्मोन कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग के बाद आपका एसीटीएच यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो जाता है। फिर आपका एक हो जाता है क्या? एक आपका होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारा हार्मोन आपका कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, इसीलिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है क्या है कि फल, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है फल निम्नलिखित में से किस
पुष्प के भाग से बनता है। जो फल बनता है आपको पता है कि वो पुष्प से बनता है, ये पुष्पा भाव नहीं है बल्कि पुष्प है। पुष्प समझ करके आप पुष्पा नहीं समझ लीजिएगा कि जो फल बनता है वो पुष्प से बनता है। पहले फूल होता है, उसके बाद फिर आपका फल बनता है, तो वो फूल पुष्प के किस भाग से बनता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम में पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये भाग, ये वाली भाग, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। और जो आपका फल जो बनता है पुष्प के इसी भाग से, अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी यानी अंडा से हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? अंडा से हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको डिटेल से इतना नहीं बताएंगे। जो आपके जरूरी के लायक है उसको सिर्फ हम लोग बताते चलेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये फिजिक्स का सवाल है गाइस, फिजिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर है 9 कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। जो चाल समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ से आपको क्या प्राप्त होता है? चाल समय ग्राफ, इससे आपको किस चीज़ के बारे में पता चलता है? तो चाल समय ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चलता है? चाल समय ग्राफ से हम लोगों को त्वरण का पता चलता है। अगर आपको त्वरण पता करना हो तो किस ग्राफ से पता चलेगा? वो चाल समय ग्राफ से पता चलेगा। ठीक है गाइस, और कुछ और भी बात जो आपका सवाल में पूछ सकता है कि जैसे विस्थापन, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ये विस्थापन किससे प्राप्त किया जा सकता है? कौन से ग्राफ से विस्थापन हम लोग प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन यानी वेग समय ग्राफ से। किससे? वेग समय ग्राफ से। वेग समय ग्राफ से हम लोग क्या पता कर लेंगे? विस्थापन का पता कर लेंगे। या फिर विस्थापन समय ग्राफ भी होता है, चाहे वेग समय ग्राफ बोले या फिर विस्थापन समय ग्राफ हो, उससे भी आपका क्या विस्थापन का पता चलता है। और जो एक आपका है यहाँ पे, ये जो है आपका वेग, जो है वेग, इसका हम लोग पता कैसे करते हैं? इस वेग का, तो इसका भी हम लोग पता करते हैं वही वेग समय ग्राफ से ही। इसको भी हम लोग, अगर हम लोग को क्या प्राप्त करना हो, जैसे वेग का पता प्राप्त करना हो, तो ये भी हम लोग किससे प्राप्त होगा? वेग समय ग्राफ से पता होता है गाइस। चलिए यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से कि चाल समय ग्राफ से किसका पता चलता है? त्वरण का पता चलता है। चलते हैं फिर अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग आधा क्वेश्चन में आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन इसके बाद बचेगा कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी गाइस? मुक्त रूप से अगर गिर रहा है, फ्री रूप से जब कोई वस्तु पृथ्वी पर, तो उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। उसकी ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं आता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, बल्कि अपरिवर्तित रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है। चलिए अगले सवाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग भी बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस कि नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में इनमें से, जो नीचे दिया हुआ कि किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा? तो पहले हम लोग जान लेंगे, हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा, समुद्री पानी हो जाएगा, समुद्र का पानी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ के हिसाब से, समुद्र का पानी। लेकिन इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट जो है हम लोग को जानना जरूरी है कि समुद्र का पानी ही क्यों होगा और सब क्यों नहीं होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या रीज़न है। तो देखिए, द्रव का जो दाब होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? आपका द्रव का जो दाब है गाइस, द्रव का दाब वो आपका डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है घनत्व पे, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, घनत्व पे। ठीक है, और जिसका घनत्व अधिक होगा, उसका दाब क्या हो जाएगा? उसका दाब भी अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। तो देखिए, जिसका घनत्व अधिक होगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो आपका नीचे दिया हुआ इस हिसाब से किसका घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर समुद्री पानी का इसका घनत्व अगर आप देखिएगा तो इसका घनत्व आपका 1.02 ग्राम पर ml है। इसका घनत्व 1.02 ग्राम पर ml इसका घनत्व है। उसके बाद स्वच्छ जल का अगर देखिएगा आप, अगर स्वच्छ जल का घनत्व देखिएगा तो इसका 0.0999 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी है, मतलब घनत्व है। उसके बाद अगर आप पेट्रोल का देखिएगा तो पेट्रोल का आपका 0.08 है, पेट्रोल का आपका 0.8 ग्राम पर ml इसका घनत्व है। उसके बाद एल्कोहल का घनत्व 0.79 ग्राम है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इनमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? आपका समुद्र का पानी का 1.02 ग्राम पर ml। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? जो भूकंप आता है ना, तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो चलिए, भूकंप से जो है, भूकंप की जो तरंग है उसका आवृत्ति पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप का जो तरंग होता है गाइस, उसका आवृत्ति कितना होता है? वो कितना हर्ट्ज होता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और कितना? 10 हर्ट्ज से कम होता है, 10 हर्ट्ज से कम होता है भूकंप का आवृत्ति। और हम लोग जानते हैं कि जो वो सुनने वाला जो क्या बोलता है आवृत्ति, एक सेकंड,
तो गाइज ध्वनि को सुनने के योग्यता के आधार पर ध्वनि को 3 ग्रुप में रखा गया है। एक को सुनने योग्य ध्वनि बोला गया है, और एक को प्राश्रव्य ध्वनि, और एक को क्या बोला गया, अवश्रव्य ध्वनि। यानी 3 प्रकार का ध्वनि यानी सुनने योग्य के आधार पर। तो सुनने योग्य ध्वनि जिसको हम लोग सुन पाते हैं वो आपका कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कहाँ तक, 20,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये होता है सुनने योग्य ध्वनि जिसको हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, अवश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि एक होता है क्या, प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि मतलब इससे अधिक, किससे अधिक, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो इससे अधिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इसको चमगादड़ सुन पाता है गाइस। उसके बाद क्या होता है, अवश्रव्य। अवश्रव्य यानी जो 20 हर्ट्ज से भी 20 हर्ट्ज से जो कम होता है, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है। तो यहाँ पे जो आपका भूकंप का जो है, भूकंपीय जो तरंग होता है वो आपका कितना होता है, 10 हर्ट्ज से होता है। इस वजह से वो आपका किस प्रकार का ध्वनि हो जाएगा, किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करेगा, वो निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करेगा। क्योंकि उसका कितना होता है, उसका हर्ट्ज कितना होता है, भूकंपीय तरंग का हर्ट्ज होता है 10 हर्ट्ज होता है। भूकंपीय तरंग जो होता है, भूकंपीय तरंग ये आपका कितना होता है, 10 हर्ट्ज से कम होता है गाइज, 10 हर्ट्ज से कम होता है। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बस सिंपल सा रीजन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसका रीजन बहुत बड़ा रीजन है हालांकि, लेकिन याद रखिएगा क्या है, लौटती मानसून। लौटती मानसून दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में, दक्षिण भारत जो आपका नीचे वाला जो भारत का क्षेत्र है, उसका तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, लौटती मानसून के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। चलिए अगले सवाल में, सवाल नंबर 14 क्या है आपका, कि वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। तो देखिए वायु प्रदूषण होगा तो हम लोग वायु जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो हवा किस में आपका जाता है, फेफड़े में जाता है। वो आपका हवा कहाँ जाता है, फिल्टर होने के लिए फेफड़े में जाता है। तो हम लोग जो प्रदूषित चीज़ को सांस लेंगे तो वो हमारे कहाँ पे जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में। तो इस वजह से इसका असर किस पे पड़ेगा, हमारे फेफड़े पे पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा गाइस, फेफड़ा हो जाएगा। बाकी मस्तिष्क के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मस्तिष्क 3 भागों में आपको बटा हुआ है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 क्योटो सम्मेलन का मुद्दा क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। एक ऑप्शन किधर गया गाइस, एक ऑप्शन नीचे में है। चलिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा आपका क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी, साक्षरता। तो जी हाँ गाइस, आप सबको भी पता है कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था, ये क्योटो सम्मेलन आपका बैठाया गया था कहाँ पे, जापान में हुआ था। पहले जान लेते हैं कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपका क्योटो सम्मेलन जापान, जिसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। तो कब हुआ था, 1997 में। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। और इसको, ये जो समिट हुआ था, ये जो बैठक हुआ था, इसको बैठक का मेन रीजन क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है गाइस, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जिसका एक निश्चित टेम्परेचर है, उससे अगर टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्योटो सम्मेलन बैठाया गया था। तो देखिए अब कुछ बात और जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का होने का मेन कारक क्या है, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग होने का सबसे ज़्यादा कारक कौन है आपका, CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारक क्या है, CO2 गैस। CO2 गैस इसका सबसे मुख्य कारक है। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि और भी क्या क्या कारक है, और भी क्या क्या कारक है ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग का और भी कारक है इसमें, जैसे आपका जलवाष्प हो जाएगा, जलवाष्प ये भी कारक है। उसके बाद आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ये सब भी रीज़न है आपका किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। लेकिन अगर मुख्य कारक अगर पूछ दिया आपको तो मुख्य कारक में क्या हो जाएगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्योटो सम्मेलन बुलाने का मुख्य कारण क्या था, वो ग्लोबल वार्मिंग ही था। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 16 में कि कुंडन कूलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सवाल नंबर 16 का सिंपल सा आप बस याद रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंडल कूलम का, ये तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए नाभिकीय ऊर्जा केंद्र से रिलेटेड एक सवाल आपका आना ही है, हर हाल में आएगा, तो घबराइए मत। बस हम लोग जितना सारा भी वीडियो बनाते चलेंगे उसको आप लोग देखते चलिएगा, उसमें से ही कोई एक सवाल आएगा, इसलिए घबराना नहीं है गाइस। साथ में आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी परिपथ में वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है। जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में बदल देता है, उष्मा में बदल जाता है। तो बदल देता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध। चलिए प्रतिरोध के बारे में कुछ बात फटाफट हम लोग जान लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। प्रतिरोध को इसको R से इंडिकेट किया था, रेसिस्टेंस। और R बराबर आप जानते हैं आप लोग भी, R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I होता है, जहाँ पे V क्या हो जाता है आपका, वोल्ट हो जाता है, और I आपका क्या हो जाता है, I आपका एम्पियर हो जाता है, एम्पियर। ठीक है गाइस, तो इस वजह से इसका SI जो मात्रक होता है, इसका SI
SI मात्रक इसका क्या हो जाता है, प्रतिरोध का ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता का बोले तो ओम मीटर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रतिरोध का जो डायमेंशन होता है, क्या पता ये भी पूछ सकता है डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, ML/AT। तो यहाँ पे T हो जाएगा आपका -3 में हो जाएगा, आपका A जो है आपका ये आपका -2 हो जाएगा, और 2 जो है आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी ML2 A-2 T-3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ML2 इस तरह से, A2 और T3, इस तरह से भी इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, प्रतिरोध। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 किधर चले गया, क्वेश्चन नंबर 18 कि विद्युत, चलिए ऑप्शन सब नीचे चले गया, हालांकि उसको हम लोग देख लेंगे कि विद्युत परिपथ में प्रभावी धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, कि विद्युत परिपथ में प्रभावी धारा का मान मापने वाला प्रभावी धारा मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपका वोल्टमीटर है, ऑप्शन नंबर बी आपका वोल्टमीटर है, फिर आमीटर है, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आमीटर हो जाएगा, इसका आंसर आपका आमीटर हो जाएगा। चलिए आमीटर के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं। तो आमीटर जो है ये परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आमीटर के बारे में जानते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं वोल्टमीटर के बारे में। तो वोल्टमीटर का क्या काम है, तो वोल्टमीटर का काम है ये क्या करता है, विभवांतर मापता है। ये किसको मापता है, आपका विभवांतर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपका गैल्वेनोमीटर है, गाइस, ये गैल्वेनोमीटर इसका इस्तेमाल किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है परिपथ में धारा की उपस्थिति, परिपथ में जो है धारा की उपस्थिति की धारा कितना धारा है उसकी उपस्थिति को पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से हम सब सारे ऑप्शन को बढ़िया से हम लोग को बता दिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में इसके 19 में, इसके बाद सिर्फ और एक, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19। रुकिएगा थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा यहाँ पे कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, बचपन में हम लोग सबको जरूर देखे होंगे, रेनबो को देखे, रेनबो RAINBO, रेनबो सबको शौक से देखते थे। जब बारिश होती थी उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, रेनबो देखते थे आसमान में शौक से। यहाँ रेनबो से भी सवाल पूछता है कि रेनबो किधर निकलता है। आपको सवाल पूछेगा कि दिन का, जैसे शाम के समय में वर्षा हुई तो रेनबो किधर दिखेगा। तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, रेनबो जब भी बनेगा वो हमेशा सूर्य के ऑपोजिट साइड में ही बनता है, सूर्य के ऑपोजिट साइड में रेनबो बनता है। अगर शाम के वक्त होगा तो उसके ऑपोजिट साइड, शाम में सूरज पश्चिम में होता तो पूर्व में बनेगा, अगर सुबह का टाइम होगा तो वो पश्चिम की ओर बनेगा। तो चलिए यहाँ के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसको हम लोग जानते हैं कुछ बातें। देखिए जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी व्हाइट लाइट, यहाँ पे देखिए बढ़िया से डायग्राम में समझाया गया है। व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास कीजिएगा तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। और वो 7 रंग को याद करने का आसान सा तरीका है, आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, VIBGYOR, विबजियोर बोला जाता है इसको। बिल्कुल आसान सा एक तरीका है। V से हो जाएगा आपका वायलेट, I से हो जाएगा आपका इंडिगो, B से हो जाएगा ब्लू, और G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड हो जाता है। और ये आपका जो व्हाइट सूर्य का रोशनी है उसमें से ये 7 रंग निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि किसका विचलन न्यूनतम होगा, तो विचलन किसका न्यूनतम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य गाइस ध्यान रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा, उसका विचलन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे जो आपका रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और जो आपका यहाँ पे वायलेट जो है इसका सबसे कम होता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा, और जिसका सबसे कम होगा उसका विचलन इतना ही कम होगा। इसी वजह से तो देखिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। इसलिए तो आप हर जगह देखेंगे जहाँ भी डेंजर जोन होता है ना, जहाँ पे भी खतरा होता है, खतरे के निशाने में आप हमेशा देखिएगा लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि जहाँ भी खतरे की निशानी हो तो वहाँ पे लाल कलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल कलर का विचलन जो होता है कम होता है, और विचलन कम इसलिए होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बिल्कुल ज़्यादा होता है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि किस रंग का विचलन कम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए यहीं तक आपका लास्ट सवाल था, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो लेकर के। जब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहे, पढ़ते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, जब तक हम आपके साथ हैं, और आपको हर हाल में पास करा के ही छोड़ेंगे।